सो हेलो बच्चों, ये हमारी पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है ये वीडियो है, जिसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन तरीके से ले लो, जैसे वन वर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसके आंसर बता देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको समझ होनी चाहिए कि भाई ये है चीज़ क्या। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नॉट चेक्ड लॉ मतलब इसमें है कि जैसे मानो लॉ ने कोई भी चीज़ कह दी है कि ये जो मतलब ये जो ठीक है, ये ठीक है, मतलब उसको बाद में चेक नहीं किया जाता कि लॉ ने ये ठीक कह रखा है, ये पहले से ही लॉ में मेंशन है, तो जो भी चीज़ होंगी उसी के अकॉर्डिंग होंगी, इसको दोबारा से चेक नहीं किया जाता। दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है उसको कोई भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है, वो लॉ में है, उसको बाद में उसको जस्टिफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। सो नॉट चेक लॉ इज रीजनेबल एंड चेक ओनली एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन लिमिटेशन। मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी चेकिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं होता, जो लॉ में लिखा है वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? इसमें चेक लॉ, इसमें जो है जो लॉ अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है वो लॉ में तो है, लेकिन उसमें पहले उसको चेक किया जाता है रीजनेबल है, जस्टिफाइबल है, कोई डिसीजन वगैरह लिया जा रहा है या नहीं। ओके, तो ये हो जाता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल जस्टिस रीजन थ्योरी ऑफ लॉ। ओके, फिर हम बात करते हैं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया सेकंड टॉपिक, सेकंड क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या क्या है? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये रिटर्न है? इसका आंसर आप कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिटर्न है? सबसे पहले फेडरल फीचर, फेडरल है हमारे, सेपरेटरी फॉर्म है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारी सॉवरेनिटी पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी पार्लियामेंट नहीं होती, पार्लियामेंट्री सॉवरेन हमारी कंट्री में नहीं है। यहाँ पर कौन सी सॉवरेनिटी है? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सॉवरेन, कॉन्स्टिट्यूशनली सॉवरेन कंट्री है। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर होते हैं। सेक्युलर कंट्री है हमारी इंडिया की, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, सभी के लिए इक्वल है। फिर फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब ये है जो सेक्शन सेपरेशन ऑफ पावर है ये फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर है, नॉट स्ट्रिक्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड, जो 8th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं? 8th शेड्यूल में क्या मेंशन है? 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो मेंशन की गई है। कितने लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है। अब इसमें जो क्लासिकल लैंग्वेजेस, जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस है सारी इसमें ऐड की गई हैं, तो 26 में आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी आ जाती है। तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है? तो ऑल क्लासिकल लैंग्वेज, जितनी भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस सारी हमारी 8th शेड्यूल का पार्ट है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी है हमारे यहाँ पे। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया, मलयालम एंड उड़िया, ये हमारी जितने भी हैं ये ऑफिशियल, ये क्लासिकल लैंग्वेज है। और सारी क्लासिकल लैंग्वेज किस चीज़ में ऐड है? सभी की सभी क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हैं 8th शेड्यूल में। और हम ये भी अभी बताते हैं आपको कि जो 8th शेड्यूल में जितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हैं, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस को कब कब जो है इनको क्लासिकल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया गया था। ओके, 1 मिनट। क्लासिकल लैंग्वेजेस में इनको कब ऑफिशियल मतलब वो मिला था? सबसे पहले तमिल जो है ईयर ऑफ डिक्लेरेशन कब कहा गया था कि जो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, तमिल को ऐड किया गया था 2004 में। फिर आती है संस्कृत को 2005 में। फिर आते हैं तेलुगु को 2008 में। देन कन्नाडा को 2008 में ये भी। देन मलयालम 2013। देन आपके उड़िया 2014। तो ये 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ये 6 की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया गया है, जिसको कहते हैं 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। और आपकी ये 6 की 6 जो हैं ये इनकी डेट्स मैंने आपको बता दी, तो डेट वाइज इसको अरेंज कर लो, जिसमें आ जाता है आपका TSTKMO, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया। ये सीक्वेंस वाइज हो गया। टी से तमिल जो कि 2004 में ऐड किया गया था, ये पहले 2004 में तमिल। अगर कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ ये एक बार रिटर्न डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तमिल 2004 में, देन संस्कृत इसको 2005 में सीक्वेंस वाइज ऐड कर लो। संस्कृत 2005, देन तेलुगु 2008, कन्नड़ा 2008, मलयालम 2013 एंड उड़िया 2014। तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो कि आपकी 6 की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, ऑफिशियल क्लासिकल ये स्टेटस ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया। In 2004, the government of India decided to create new category of languages called the classical language. 2004 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक नया जो है वो एक नई जो कैटेगरी है लैंग्वेजेस की वो ऐड होनी चाहिए, जिसको कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। कब डिसाइड किया गया? 2004 में डिसाइड किया गया।
Then in 2006 is laid down the criteria for conferring the classical languages status. फिर 2006 में इसको ये कहा गया कि भाई ये क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस का एक इस तरीके से कैटेगरी जो है वो बनाई जाएगी. Then so far 2019 the 6 languages granted. अब यहाँ मतलब यहाँ तक अब देखें तो 6 लैंग्वेजेस है जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया है. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं. इसका नाम है 9 शेड्यूल. 9 शेड्यूल में बेटा क्या चीज़ ऐड की गई है? 9 शेड्यूल इसमें एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951. 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. क्वेश्चन इसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ली गई है. रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. दैन लॉ मेकिंग प्रोसेस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. दैन एडवाइजरी जुडिशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से. दैन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें ली गई. फिर हम बात करते हैं नेशनल एंथम. नेशनल एंथम को कब ऐड किया गया था? इसमें ऑन जनवरी 1950 को ऐड किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में. देन नेशनल फ्लैग को कब ऐड किया गया था? 22 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंस से पहले. मतलब इसमें इन चीज़ों को ऐड किया गया. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चीज़ इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सी ऐड की गई थी, इंडिपेंडेंस के पहले कौन सी ऐड की गई थी. तो नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस. देन आपका नेशनल फ्लैग ये बिफोर इंडिपेंडेंस 22 जुलाई 1947. फिर हम बात करते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म की. मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में हुआ था. जो मोर्ले था वो तो सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के. जो मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया. देन जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसके द्वारा क्या किया गया था. इसने इंक्रीज किया था साइज ऑफ द काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. दैन नंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ इंक्रीज. जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनके नंबर को भी 16 से लेकर 16 से लेकर 60 तक इसको इंक्रीज़ किया गया था. दैन मोर्ले मिंटो रिफॉर्म ने ही इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम. मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था. दैन लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट इनको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को. तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि किसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो. देन नेक्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से कौन कौन से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. सो इसमें क्या है? प्रोवाइड पार्टीशन ऑफ इंडिया. जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ये पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोवाइड करता है कि इंडिया का जो पार्टीशन फिर इसमें हुआ था जैसे पाकिस्तान ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में. दैन इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनेट अ गवर्नर जनरल. जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय था उसको एबॉलिश करके एक ईच डोमिनेट को प्रोवाइड किया गया एक गवर्नर जनरल. Then abolishing office of Secretary of State for Indian and transferred his function to the Secretary of State for Communal Welfare. तो जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट था फॉर इंडिया उसको भी अबॉलिश करके एक जो इसकी जितने भी फंक्शन थे उसको ट्रांसफ़र किया गया किसमें? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. देन ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट. जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे उनको फ्रीडम मिली थी, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को, या फिर फ्रीली इंडिपेंडेंट रहे, ये उनको कहा गया था रिमेन इंडिपेंडेंस. तो एक किस एक्ट के द्वारा कहा गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा. फिर बात करते हैं इट गिविंग लिमिटेड पावर टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया टू फ्रेम एंड अडॉप्टेड एनी कॉन्स्टिट्यूशन. जो डोमिनियन थे इंडिया के उसको पावर दी गई थी, मतलब ये कि मतलब या तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे या फिर अडॉप्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन को. इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 18 जुलाई 1947. अब ये कब से फोर्स में आया था? 18 जुलाई 1947 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. बात करते हैं इसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? इट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो एक्ट जो था अमेंडमेंट किया गया था वो था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है एंड प्रोटेक्शन देता है टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को. देन फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो फंडामेंटल कौन से
फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? जिसको इसका आंसर पता है प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर कीजिए। दैन इट इंक्लूड, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसको डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें भी ऐड किया गया था। अ प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव अंडर आर्टिकल 43B, इसके अंदर भी इसको ऐड किया गया था। देन हम बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रियम्बल जो है हमारा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने जो प्रियम्बल को कब अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को है, इसको ऐड किया गया था प्रियम्बल को। दैन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, अभी तक प्रियम्बल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान। एक अमेंडमेंट जो है अभी तक इसमें हुआ है प्रियम्बल में, जिसमें आपके 3 वर्ड्स को नए जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इसमें जोड़ा गया था। दैट इज़ इनेक्टेड 26 जनवरी। जो अडोप्ट किया गया था वो किया गया था आपका, जो प्रियम्बल था इसको अडोप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसको इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। दैन इट्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो इसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ये क्वेश्चन आ जाता है कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया से। दैन इसका नेचर क्या है, दैट इज़ इसका जो नेचर है ये भी इसमें बताया गया है। जस्ट अ सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 1 मिनट। ओके, द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो ये क्या है इसका नेचर, इट डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। ये हमारा प्रियम्बल जो है इसका नेचर ये बताता है। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रैटर्निटी, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिर इसके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो हमने इसकी पढ़ ली। अब हम इसमें जो जस्टिस हैं, ये कितने तरीके का इसमें जस्टिस होता है, जस्टिस 3 तरीके का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देन लिबर्टी, लिबर्टी इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसमें लिबर्टी होती है। इक्वालिटी कितने तरीके की होती है, इसमें इक्वालिटी होती है स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग देम, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। जो इंटीग्रिटी है वो भी हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। फिर हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यूजुअली जो रेजिडेंट है कंट्री के इज़ वन हु इज़ रिसाइडिंग इन अ लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट दैट लास्ट 6 मंथ, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। देन मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडियन एंड रजिस्टर NPR, मतलब ये है कि जो एवरी यूजुअल रेजिडेंट है इंडिया का रजिस्टर करेगा NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। फिर हम बात करते हैं यूके। अब यूके जो है इसमें जो अमेंडेबिलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब फ्लेक्सिबल है या फिर रिजिड है। जो यूके है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड अगर जैसे करा जा सकता है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। USA में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। जो US है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर्स है वो क्या है, रिजिड है। सो अब इन दोनों से कंपेयर करते हैं इंडिया को। जो इंडिया है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड जो है वो किया जा सकता है, लेकिन ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज लाइक यूके, ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है एज लाइक US। ठीक है, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अमेंडेबिलिटी इसमें प्रोसेस है, इसको अमेंड किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट टू रिजिड एज लाइक द US कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ नॉट टू फ्लेक्सिबल एज लाइक द UK कॉन्स्टिट्यूशन। यूके कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल है, अगर उसमें कोई भी चीज़ अमेंड किया जा सकता है ईजिली उसमें अमेंड की जा सकती है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीज़ें अगर अमेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत कही और तुम्हें तुरंत उसमें अमेंडमेंट आ गया, नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है, काफ़ी प्रोसेस जो है उसमें होता है, काफ़ी लोगों की मतलब इच्छा मतलब होती है कि भाई ये सब चीज़ें ठीक है या नहीं है, ओके, लेकिन इतना ही ज़्यादा रिजिड नहीं है कि उसको बदल ही नहीं सकते, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, एज लाइक द यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं नेशनल एमरजेंसी की। नेशनल एमरजेंसी जो हमारी आ जाती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352 के जो 352 है आर्टिकल 352, इसके अकॉर्डिंग जो एमरजेंसी लगती है वो लगती है नेशनल एमरजेंसी। प्रेसिडेंशियल रूल जो है इसमें जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसमें आर्टिकल आता है आर्टिकल 356,
जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है ये आपकी फंडामेंटल राइट्स को भी इम्पैक्ट करती है, लेकिन आपकी जो प्रेसिडेंशियल रूल है फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी है इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं होता, इसको 6 महीने बाद और भी ज़्यादा कंटिन्यू जो है वो किया जा सकता है। जो 6 महीने हो गई, 6 महीने के बाद इसको और भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन आपका प्रेसिडेंशियल रूल है, मानो 1 साल का लगा, उसको एक्सटेंड सिर्फ 3 साल तक किया जा सकता है, लेकिन उसको आगे कंटिन्यूड और नहीं किया जा सकता। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 3 साल, लेकिन आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, उसको 6 महीने तक एक्सटेंड और भी ज़्यादा 6 महीने बाद और भी एक्सटेंड आके किया जा सकता है। लेकिन आपके प्रेसिडेंशियल रूल है, प्रेसिडेंशियल रूल आपका अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356, इसमें जो आपका प्रेसिडेंशियल रूल है ये आपका रहने वाला है, मैक्सिमम पीरियड इसका 3 साल है। फिर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है आपको आर्टिकल इसमें आ जाते हैं आपके प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आपके प्रेसिडेंट्स के अंडर में आ जाते हैं, एंड पार्ट 5 इसमें आ जाता है। ये जो प्रेसिडेंट है ये आपके होते हैं हेड ऑफ इंडियन स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स कॉल्ड प्रेसिडेंट। इनका जो इलेक्शन होता है एज लाइक डायरेक्टली इनका डायरेक्टली नहीं होता, मतलब एज लाइक प्राइम मिनिस्टर की तरह इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता है। प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इनका इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है। अब इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कोलाज। जो पर्सन प्रेसिडेंट को इलेक्शन करने में जो लोग रहते हैं, मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कोलाज में जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका नाम है जैसे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, एक तो वो होते हैं, दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ये सेकंड मतलब ये जो प्रेसिडेंशियल के इलेक्टोरल कॉलेज जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं ना, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, तो वो किसके द्वारा होता है? मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग होते हैं वो उनका नाम बता रहे हैं। पहला इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द सेकंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, देन थर्ड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये 3 इसमें होती कैटेगरी, जिसमें मतलब ये इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड किया जाए, जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। देन हम बात करते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या कहता है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स होती हैं वो किसके अंडर में आती है? आर्टिकल 72 के अंदर में ये आती हैं। देन प्रेसिडेंट नेम हु डाइड एट द पोस्ट। सो आप ये कमेंट में आंसर कीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से प्रेसिडेंट थे जो पोस्ट पे अपने काम के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी। सो ऐसे 2 प्रेसिडेंट का नाम जो है, जिसको भी आंसर पता है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। उन प्रेसिडेंट का नाम लिखिएगा जो पोस्ट पे होते हुए जिनकी जो डेथ हो गई थी। देन बात करते हैं सिंगल सिटीजन जो इंडिया की जो सिंगल सिटीजनशिप है ये क्या प्रमोट करती है? फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है ये किस चीज़ को प्रमोट करती है, और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है? जैसे स्टेट की अलग सिटीजनशिप हो गई, यूनियन की अलग सिटीजनशिप हो गई, ऐसी कौन सी कंट्री है उसका नाम भी कमेंट कीजिएगा। और हमारा जो सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है वो किसके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब किस कंट्री के फीचर से ये मैच करता है कि हमारे इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप होने की वजह से हमारे इंडिया में जो फीलिंग है यूनिटी की और फ्रेटर्निटी की, इसका प्रमोट करता है। क्योंकि अगर स्टेट की अगर सिटीजनशिप होगी, यूनियन की अगर अलग सिटीजनशिप होगी, तो ये एक यूनिटी है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक सिंगल सिटीजनशिप ऐसी है जो कि यूनिटी को, मतलब जिससे लोगों को बांध कर रखती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पीएम की। जो पीएम है इसको क्या कहते हैं? डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। आप कमेंट में आंसर कीजिएगा प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं। ठीक है, सो ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। इनका जो इलेक्शन होता है डायरेक्टली एज लाइक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे डायरेक्टली इनके इलेक्शन होते हैं, लोगों के द्वारा इनको चुना जाता है। जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है लोगों के द्वारा डायरेक्टली जैसे इनको वोट दी जाती है, लेकिन किस हिसाब से चुने जाते हैं? मेजोरिटी के हिसाब से। जिसकी जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है, जो मेजोरिटी में जो मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है कि जो मेजोरिटी पार्टी होगी उनका जो लीडर है वो रूल करेगा। मेजोरिटी पार्टी अगर नहीं होगी, कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी क्लियर नहीं करती है, अगर जैसे कोई मेंबर्स हो गए, तो अगर मेजोरिटी पार्टी है वो जो भी मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी कोई भी पार्टी क्लियर नहीं कर पाती है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट है वो अपना विवेक है उसको यूज़ करके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका इलेक्शन करते हैं। ठीक है, और जो लार्जेस्ट पार्टी के जो मतलब कोई भी इससे अलग, जैसे कि कोई पार्टी अगर मेजोरिटी क्लियर नहीं कर पाई, तो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वही अपने विवेक को इस्तेमाल करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है।
अगर कोई पार्टी की मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाती है। देन आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट करता है? जो कि मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा उनको ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। दैन 78 आर्टिकल कहता है ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है इनके बीच में कनेक्शन बना के रखती है। तो ये ड्यूटीज़ किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है। ये एक लिंक की तरह काम करती है बीच में, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, प्रेसिडेंट उस चीज़ को अप्रूवल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक बताना। तो एक बीच में पॉइंट रहते हैं ये, ताकि एक बीच में इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होना है उसको बांध कर रखें। तो एक ड्यूटीज़ होती है प्राइम मिनिस्टर की, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बातें हैं वो प्रेसिडेंट तक पहुँचाना, प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुँचाना, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 78। फिर हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको किसके अकॉर्डिंग जोड़ा गया है? अकॉर्डिंग टू द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के दौरान इसको एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया है। पहले जो पार्टी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे कि जहाँ पर उसको फ़ायदा दिख रहा है उसके साथ जुड़ जाती थी और दूसरी पार्टी को तोड़ देती थी। इससे क्या हो जाता है? मेजोरिटी भी टूट जाती थी और पार्टियाँ जो है वो बिखर जाती थी। तो इसी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिससे में जो पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा जो इधर से उधर बिखर रही है उसमें कमी लाई जाए। लेकिन अभी भी इतनी पूरी तरीके से कमी नहीं देखी जाए, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि जैसे एकदम से नहीं कि भाई अभी जैसे आपने सुना होगा आयाराम गयाराम, उसमें ये कहा जाता है कि कुछ ही टाइम में उसने काफ़ी सारी पार्टियाँ जो है वो चेंज करी, एक बार एक पार्टी में, तुरंत दूसरी पार्टी में जब फायदा दिखा तो दूसरी पार्टी में, इसी हिसाब से। तो इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिससे कोई भी पर्सन है वो इतनी जल्दी पार्टीज जो है वो ना बदले। जैसे अगर उसको फायदा दिख रहा है तुरंत वहाँ पर भाग जाना, तो जो पिछली पार्टी से उसका क्या होगा? तो नया शेड्यूल ऐड किया गया था अकॉर्डिंग टू द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बात करता है। देन आर्टिकल 325 क्या कहते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है होने चाहिए, जैसे अभी हो रहा है इलेक्शन क्या होना चाहिए? फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। ये आर्टिकल 325 जो है ये कहता है अभी के टाइम पे जैसे इलेक्शन चल रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। देन इलेक्शन टू द लोकसभा आज कैरिड आउट यूजिंग अ फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम के द्वारा जो है वो होते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अभी कुछ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो है वो करते हैं इसमें। जैसे प्रियम्बल को कहा जाता है कि प्रियम्बल इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। जो केशवनंद भारती केस है, केशवनंदन भारती केस है 1973, इसके द्वारा ये कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हमारे जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अमेंड नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस करने मतलब चाहिए कि चेंजेस हो सकते हैं, तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन प्रियम्बल को केशवनंदन भारती केस के दौरान इसको प्रियम्बल को एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो बताया गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ ये कही गई थी कि अगर प्रियम्बल में कोई भी चेंजेस करने हो तो उसमें चेंजेस कोई भी चीज़ एडिशनल जैसे अभी तक की गई है तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें चीज़ें जोड़ी ही गई हैं, घटाई कुछ नहीं गई। जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2-3-4 चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, तो इसमें कोई चीज़ घटाई नहीं गई। तो इसमें एक ही बार जो है वो अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहा जाता है। सो किस केस के अकॉर्डिंग कहा जाता है? केशवनंदन भारती केस 1973 के अकॉर्डिंग इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो कहा जाता है। लेकिन अगर प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये केशवनंदन भारती केस के दौरान कहा गया था। इसको बेसिक जो है इसको पार्ट तो कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, अमेंड कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, ये इसमें इसके अकॉर्डिंग कहा गया। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बीच के अंदर में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट्स फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स एंड दे आर पॉजिटिव। अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये कुछ एक नेगेटिव चीज़ जो स्टेट्स के लिए लेकर आता है,
उसको कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो लोगों के फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट करती हैं, तो उसको करने के लिए मना करता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या करता है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये रिक्वायर करता है स्टेट को कि कुछ चीज़ें जो हैं वो करें, ठीक है। देन बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिएबल हैं। अगर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट करता है या फिर उसकी फंडामेंटल राइट को इफेक्ट किया जा रहा है किसी भी तरीके से, उसको हार्ट मतलब किसी भी तरीके से उसको हार्म वगैरह किया जाता है, जैसे कि उसको राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, उसको इम्पैक्ट किया जाता है, तो एक जस्टिबल केस है, इसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो पर्सन अगर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट किया जाता है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकता है, और फंडामेंटल के राइट के अकॉर्ड मतलब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट जो है वो आपकी फंडामेंटल राइट्स में सुनवाई होगी। देन बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, जस्टिबल नहीं है, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ये क्या हो जाता है, अगर इसको वायलेट किया जाता है, ये आर नॉट लीगली, मतलब ये कि लीगल नहीं है ये अगर इसको वायलेट किया जाता है। देन दे एम टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दे एम टू एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका एम क्या है, पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेसी लेकर आना, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसका एम है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर आना। देन थर्ड, इट हैव अ लीगल सैंक्शन, इसके पास लीगल सैंक्शन, इट हैज़ अ मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन, मतलब यह पर्सन की मन की इच्छा है करना चाहता है तो इस तरीके से मोरल से मतलब यह है कि भाई ये चीज़ें वैल्यूएबल है, मोरल है, करना चाहते हो तो ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो लीगली होते हैं। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। ये इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करता है और वो कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है। जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कम्युनिटी के जो है वेलफेयर को प्रमोट करने की कोशिश करती है। दे डो नॉट रिक्वायर लेजिस्लेचर फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स। मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके डल गए तो वो आपके कहोगे वो इन्फोर्स किए जाएंगे, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स किए जाएंगे, बार बार नहीं कहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए भैया मेरा फंडामेंटल राइट्स है, आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मेंशन है ये चीज़, ठीक है। लेकिन दे रिक्वायर द लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स। इनको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनको ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, the courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental right as unconstitutional and invalid। मतलब अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट कर रहा है किसी भी पर्सन की, सो ये कोर्ट के पास अधिकार है, मतलब कोर्ट उस चीज़ को लॉ को कह सकता है कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है अगर किसी पर्सन की पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट किया जा रहा हो। तो अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जो मेरी राइट टू एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहा हो तो मैं उस चीज़ को कह सकती हूँ कि ये जो है ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मेरी राइट टू एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रही है। सो कोर्ट में उस चीज़ को किसको लेकर जाया जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टली सुनवाई होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32। तो इसमें अगर वो चीज़ सही में समझी गई कि ये चीज़ है जो कि राइट टू एजुकेशन पर्सन की राइट टू एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रही है तो वो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड होगी। देन आपकी बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो कोर्ट है अगर किसी भी चीज़ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही है तो जो कोर्ट है वो उसको इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेगा। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के डिफरेंशिएट से ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग जो है पर्सन की जो सिटीजन है भाई फंडामेंटल राइट्स को लोग इंजॉय करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उनकी होनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं आपकी इसमें देखिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो भी इंडिया की कोई चीज़ें होती हैं नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग्स वगैरह उसकी रिस्पेक्ट जो है उसको करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाता है अगर कोई पर्सन इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो मतलब उसको पनिश वगैरह किया जाना चाहिए। तो वैसे तो ये लीगली है नहीं पर यह है कि चीज़ सही नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लोगों को ये चीज़ें अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए। सो देन सेकंड पॉइंट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब ये है कि जो नेशनल स्ट्रगल जैसे किया है इंडिपेंडेंस वगैरह के लिए तो उनके आइडियाज़ को इंस्पायर करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी को प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिससे यूनिटी को जो चीज़ें इम्पैक्ट करें। तो इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी एंड यूनिटी को, इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जिससे भी यूनिटी ब्रेक हो, या कोई ऐसी चीज़ें किसी के रिलीजन में कोई भी चीज़ें, जैसे हमारे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है
तो कोई भी इस तरीके की बातें अगर कही जाए कि भैया सेकुलर, मतलब सेकुलर ना होने की मतलब इस तरह की बातें कि किसी एक ही रिलीजन को ज़्यादा से ज़्यादा वो करना, तो एक सेकुलर की तरफ कदम नहीं होता। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो फ्रेटर्निटी है जैसे हमारे प्रियम्बल में कहा गया था, तो कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो होनी चाहिए। देन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द नेशनल रिच हेरिटेज, जो इंडिया के जो रिच हेरिटेजेस होते हैं, मोन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, जो बिल्डिंग्स हो गई, टेम्पल्स हो गए, मोन्यूमेंट्स हो गए, इनको प्रोटेक्ट करके कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आपने यूनेस्को में भी देखा होगा कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको उसमें इन चीज़ों को ऐड किया गया है, तो उसी तरीके से जो है अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दैन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी लेक्स वगैरह हो गई, रिवर्स, पॉन्ड्स हो गए, इन्वायरमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, और जो आपके फॉरेस्ट हो गए, तो इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी हमारी। दैन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंजरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेफगार्ड करना चाहिए। दैन नेक्स्ट, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, कलेक्टिव एक्टिविटी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी राइजेस टू द हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट ऑल स्फीयर ऑफ इंडिया। दैन नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टू हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 और 14। ये भी ड्यूटी है, मतलब ये कि जो पेरेंट होते हैं, जो भी गार्जियन पेरेंट हो गए, 6 से लेकर 14 साल जिस बच्चे की उम्र है, तो उनकी ड्यूटी होती है कि बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर देना। एंड दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया फंडामेंटल। तो ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और अगर मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट